तो कल हमने पाइथन के अंदर थोड़ा सा क्लासेस वगैरह का हमने देखा था कि इसमें क्लासेस वगैरह कैसे बनती हैं, फंक्शंस कैसे बनते हैं। अब इसमें मैं आप लोग को हालांकि बाद में मैं कवर करूंगा, बट कुछ चीजें आप लोग थोड़ा सा कर लीजिएगा। इसमें डेकोरेटर फंक्शंस पढ़ लेना आप लोग, मैपर फंक्शन, रिड्यूसर फंक्शन पढ़ लेना। इजी चीजें हैं, ज्यादा टफ चीजें नहीं हैं। ठीक है, मैं बाद में इसको कवर करूंगा। राइट। ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह हमने शायद करी थी इसके अंदर। ठीक है, वो नहीं करी होगी तो ये भी इजी चीजें मैं कवर कर लूंगा। फिलहाल आज अपन जेंगो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कोई डाउट है किसी को? नो सर। तो देखिए, जेंगो जो है ये आपका एक फ्रेमवर्क है पाइथन का। वेब डेवलपमेंट के लिए यूज में आता है। ठीक है। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हम फ्रेमवर्क किसे कहते हैं? किसी को है आइडिया? कोई आइडिया नहीं है। चलो, तो मैं बताता हूँ आपको। देखो, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि हमें कोई एक तरह की एप्लीकेशंस बनाने के लिए हमें जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, तो सारी की सारी चीजें हमें एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, हम उसको फ्रेमवर्क बोलते हैं। बात आ रही समझ में? यस समझ में आ सर। रही बात की नहीं आ रही है? हेलो। यस सर, आ रही है। ठीक है। तो अब देखिए, हमें कोई जैसे वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए चाहिए, जैसे कि हम जो हम यूज करते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं और दूसरी लैंग्वेजेस यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमें एक डेटाबेस भी चाहिए होता है, क्योंकि हम डेटाबेस भी कहीं ना कहीं सेव करेंगे। रिक्वायर्ड होगा कि नहीं होगा, बताओ। हाँ। ठीक है, यस सर, डेटाबेस होगा। रिक्वायर्ड होगा। साथ में हमें एप्लीकेशन को रन करने के लिए, हम उसको लोकली रन करने के लिए एक लोकल सर्वर रिक्वायर्ड होगा, जिसमें हम अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखेंगे। तो ये सारी चीजें आपको जेंगो प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये लैंग्वेज भी प्रोवाइड करता है आपको, ये डेटाबेस भी प्रोवाइड करता है, ये लोकल सर्वर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं जेंगो का। इसके अलावा इसका फ्लास्क भी बहुत यूज में आता है, बट वो छोटी एप्लीकेशंस के लिए है। ठीक है, जेंगो बड़ी एप्लीकेशंस के लिए और रेस्टफुल एपीआई वगैरह के लिए यूज में आता है। ठीक। तो अब ये इसकी कुछ ज्यादा थियरीज वगैरह में इसमें जाना नहीं चाहता ज्यादा। मैं डायरेक्टली इसकी आपको लेके चलता हूँ उसके अंदर। ठीक है। अब देखिए, जेंगो जो काम करता है बेसिकली, जेंगो काम करता है एमवीसी मॉडल पे, मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसको समझने से पहले हम दो चीज समझ लेते हैं। शायद मैंने आप लोगों को बिगनिंग में ही बताया हुआ है कि जब वेब एप्लीकेशन होती हैं उसमें दो तरह के पेजेस होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। समझते हैं स्टैटिक पेज क्या होता है, डायनामिक पेज क्या होता है? सर, डायनामिक पेज को हम चेंज कर सकते हैं और स्टैटिक हमेशा मतलब सेव रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। नहीं, देखो, आपने जो कुछ आपने मतलब कहीं से नॉलेज ली होगी, बट थोड़ी सी आपकी मिसिंग है यहाँ पर। हम चेंज नहीं कर सकते दरअसल। डायनामिक सर, पेज डायनामिक में पे अपने आप हो इंफॉर्मेशंस, जाता है रियल हाँ, टाइम। क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती हैं बेसिकली। समझ में आई बात? डायनामिकली, इसलिए उसको डायनामिक बोला गया है। स्टैटिक में चेंज नहीं होती। तो स्टैटिक का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई एक न्यूज़पेपर है, आप पढ़ रहे हो, तो न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे तो आपके अड़ोस पड़ोस में सब जगह न्यूज़पेपर सेम ही आया होगा। कभी अलग अलग नहीं आएगा कि आपके बगल में कोई दूसरा न्यूज़पेपर आया हो, आपके यहाँ कुछ और आया हो, तीसरे क्या कोई चौथा न्यूज़पेपर आया हो। अगर आप मान लो दैनिक भास्कर एक पेपर है, आप दैनिक भास्कर पेपर सब जगह आता है तो सेम ही आएगा, स्टैटिक है वो। समझ में आ रही बात? बट जैसे आप मान लीजिए न्यूज़पेपर की वेबसाइट भी देख रहे हो, तो उस वेबसाइट सेम होगी सभी के लिए। बट अगर मान लीजिए आप किसी इस तरह की सोशल मीडिया साइट पे लॉगिन करते हैं, या जैसे कोई बैंकिंग एप्लीकेशन है, बैंकिंग, आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन करोगे, जब आप लॉगिन करोगे तो वहां पर आपकी पोस्ट या आपके फ्रेंड्स की लिस्ट या आपके जो भी इमेजेस वीडियोस वगैरह होंगे वो शो करेगा, ना कि किसी दूसरे के।
मैं लॉग इन करूंगा तो मुझे मेरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? हेलो? यस सर। पूनम, दीपक, समझ में आ रही बात आप लोगों को? जैसे मान लीजिए बैंकिंग की यस साइड सर। है, मान लो ऑनलाइन बैंकिंग है। अगर मैं अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करता हूँ, तो वहां पर किसके ट्रांजेक्शन दिखाएगा वो? मेरे या आपके? मेरे दिखाएगा। आप लॉग इन करोगे तो यस सर। आपके दिखाएगा। अब देखो, एप्लीकेशन सेम है। एप्लीकेशन जो है, ऑनलाइन बैंकिंग की एप्लीकेशन जो है वो सेम होगी। जो एप्लीकेशन मैं चला रहा हूँ वही आप चला रहे हो। बट जब आप लॉग इन कर रहे हो तो आपकी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। मैं लॉग इन कर रहा हूँ तो मुझे मेरी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। बात आ रही समझ में? ईमेल की साइड है, मान लो आप ईमेल पे लॉग इन करते हो। अब ईमेल की जो एप्लीकेशन है, जीमेल या याहू मेल या रेडिफ मेल, एप्लीकेशन तो अक्रॉस द वर्ल्ड सेम है। बट क्या हो रहा है, जब मेल अपने ईमेल इनबॉक्स को खोल रहा हूँ तो मुझे वहां पर मेरे मेल दिखा रहा है, ना कि आपके। आप खोलोगे तो आपके दिखाएगा। जबकि एप्लीकेशन सेम है, कोडिंग सेम है। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही? हेलो? यस सर। आ रही है। ठीक है। देखो, रिप्लाई करते रहा करो साथ में। और अनम्यूट करके मत रखो आप लोग, ठीक है? म्यूट, वो तो म्यूट करके मत रखो, अनम्यूट ही रखो, ठीक है? तो डायनामिक का मतलब ये होता है कि वो आपका क्लाइंट टू क्लाइंट इंफॉर्मेशन वेरी करती है। समझ में आ रही है बात? या हमारे किसी यस एक्शन सर। पे, किसी इवेंट पे इंफॉर्मेशन आपकी चेंज होती रहती है उसके अंदर। वो डायनामिक पेजेस कहलाते हैं। ठीक है। सर ये तो ब्लर स्टैटिक हो रहा है सर, इमेज। बुलर हो रहा है। यस सर, ब्लर। वो आपके इधर शायद नेटवर्क का इशू होगा, क्योंकि भाई मेरे पास तो नेटवर्क वाईफाई से खराब हो गया कनेक्टेड है। अपने। हाँ, मेरे इधर तो वाईफाई से कनेक्टेड है यार, अच्छा नेटवर्क आ रहा है। बाकी लोगों को भी बुलर लग रहा है क्या? नहीं सर, नहीं 5G है सर सर हमारे पास। अभी पेज दिख रहा है, ये स्टैटिक पेजेस डायनामिक पेजेस मैंने हाईलाइट किया हुआ है। यस सर, अब देखने लगा। वो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होता है। ठीक है। तो स्टैटिक पेज वो होते हैं जो कि आपके सभी क्लाइंट्स के लिए सेम होते हैं। बट डायनामिक पेजेस क्लाइंट टू क्लाइंट इंफॉर्मेशन उसमें वेरी करती है। राइट? तो वो डायनामिक, अब उसमें होता ये है कि जो आपका एप्लीकेशन प्रोवाइडर है उसने एप्लीकेशन तो एक ही बनाई है, बस उसमें इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है हर क्लाइंट के अकॉर्डिंग। तो डायनामिक एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें बैकएंड की कोडिंग करनी पड़ती है। बैकएंड में हमें मॉड्यूल्स बनाने पड़ते हैं जिससे कि हमारे पेजेस जो है डायनामिक बनते हैं। तो इसके लिए आप जो है हम लोग पीएचपी का भी यूज करते हैं, हम लोग जावा का भी यूज करते हैं, हम लोग पाइथन का भी, इस तरह की एप्लीकेशन है, डॉट नेट है, इन सब का यूज बैकएंड की कोडिंग करने के लिए होता है। बात आई समझ में कि नहीं आई? डायनामिक एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब इसमें पाइथन में क्या है, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब इसमें अब इसमें मॉडल का मतलब क्या है? मॉडल का मतलब है आपका बेसिकली, इसको आप सीधे सीधे कह सकते हो डेटाबेस को। क्या बोल सकते हो? डेटाबेस। बात आई समझ में? बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? हेलो? यस सर, आई। यस सर। व्यू मतलब एक तरह का कंट्रोलर होता है, ये बैकएंड की कोडिंग होती है, इसको आप कंट्रोलर भी कह सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये थोड़ा सा मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये यार ये थोड़ा सा इसका टेक्स्ट गलत है ये। मॉडल व्यू कंट्रोलर नहीं, ये तो हम जावा वाले केस में आ गए। ठीक है। मॉडल व्यू टेम्पलेट पे काम करता है हमारा आपका पाइथन, हाँ, दिस वन। ठीक है। तो इसमें देखो, मॉडल व्यू कंट्रोलर जो चीज होती है, मॉडल का मतलब तो डेटाबेस होता है। ठीक है। व्यू आपका फ्रंट एंड होता है एक तरीके से। फ्रंट एंड, या आप एचटीएमएल का पेज खेलो, उसके अंदर आप एचटीएमएल पेजेस खेलो उसमें आप। ठीक है। और कंट्रोलर आपके बेसिकली मॉड्यूल सर होते व्यू हैं। में तो फंक्शंस डालते हैं ना। मैं एक मिनट, हाँ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि व्यू अभी में भी वो आपको जावा, फंक्शंस होते हैं जहाँ से रेंडर करते हैं पेज। एक मिनट, एक मिनट, मैं जावा के उसमें बता रहा हूँ। जावा काम करता है मॉडल व्यू कंट्रोलर पे। जावा किस पे काम करता है? मॉडल व्यू कंट्रोलर पे। ठीक है। कंट्रोलर बेसिकली बैकएंड के कोड होते हैं। ठीक है। ये जावा में होता है फिलहाल। इसको मैं ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। हम आते हैं आपके आपके जेंगो में। जेंगो क्या करता है? जेंगो में एमवीसी नहीं होता, जेंगो में होता है एमवीटी। जेंगो में क्या होता है?
एमवीटी, मॉडल व्यू टेम्पलेट। ठीक है। अब ये मॉडल व्यू टेम्पलेट क्या करता है इसके अंदर? इसके अंदर देखो क्या होगा। मॉडल मतलब है डेटाबेस। मॉडल मतलब क्या है? मॉडल मतलब क्या है? मॉडल मतलब है डेटाबेस। ठीक है। और टेम्पलेट मतलब है एचटीएमएल पेजेस, फॉर्म्स। अब यू व्यूज क्या है? बेसिकली यूआरएल से, और ये आपका बैकएंड का कोड भी होगा इसके अंदर, बैकएंड। ठीक है। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो हम ईमेल की साइट बनाएं। अब ईमेल की जब हम साइट बनाएंगे तो वो क्या दिखाएगा? मेल्स दिखाएगा। दिखाएगा मेल्स। हेलो। इनबॉक्स में जाओगे तो मेल्स आएंगे आपके यस पास। सर दिखा। यस सर। अब जैसे यस सर। मेल्स दिखाएंगे, तो एक बात बताओ। अब जैसे मान लो जीमेल है, अब जीमेल में तो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, राइट? अगर मैं मान लो एचटीएमएल में कोड करना चाहता हूँ, तो हमारे पेज में वही दिखता है जो मैं एचटीएमएल में कोड करता हूँ। ऐसा ही है ना भाई? एचटीएमएल तो सभी को आता है ना? यस सर। सभी को आता है ना? तो आप सोच के देखो कि एचटीएमएल में जो अपन कोड करते हैं वही दिखाता है। अब जब मैं मेरा इनबॉक्स देख रहा हूं तो मुझे मेरे मेल दिखा रहा है, तो वो मेरे लिए कोई एचटीएमएल का पेज बना होगा। बना होगा कि नहीं होगा? यस सर बना। बना होगा ना? यस सर। आपके लिए आपका पेज बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यस सर। तो इस सर तरीके से जो ट्रिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, आपके यूजर्स हैं, तो क्या उनके सभी के लिए अलग अलग पेज बनाता जाएगा जीमेल वाला क्या? इनबॉक्स का सोच के देखो। हालांकि नामुमकिन तो नहीं है बनाओ, लेकिन आप सोच के देखो कि कितना टीडियस काम होगा इस तरह का अगर काम करोगे तो। बात आ रही समझ में? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई सर मेरे? ड्राई प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा। मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं कि भाई देखो, मेरा जो इनबॉक्स है उसमें मेरे मेल्स दिखा रहा है, उसके लिए कोई ना कोई एचटीएमएल पेज होगा। उसके अंदर मेरे मेल्स हैं। आपके इनबॉक्स के अंदर आपके मेल्स होंगे, उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन अलग होगी। तो क्या आपका जो सर्विस प्रोवाइडर, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, सबके लिए अलग अलग पेज बनाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, बल्कि इसकी जगह क्या होता है, यहाँ पर फॉर्म्स, टेम्पलेट्स टाइप की चीजें बनाई जाती है। जैसे अपन फॉर्म्स बोलते हैं ना, फॉर्म्स का मतलब क्या होता है मालूम है आप लोगों को? फॉर्म्स मतलब, जैसे आपने कोई फॉर्म होता है, आप किसी चीज के लिए कहीं अप्लाई करने जा रहे होते हो, तो फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो कॉमन चीजें हैं सभी के लिए वो फॉर्म में लिखी जाती हैं, लेकिन जो कॉमन नहीं होना, वो पर्सन टू पर्सन वेरीफाई करना, वो ब्लैंक छोड़ा जाता है। फॉर्म का मतलब यही होता है ना। जैसे मान लो आप एक कोई फॉर्म यस भरो किसी चीज का, तो उसके अंदर नेम का कॉलम होगा, बट नेम आगे क्या होगा, वो ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा। या एड्रेस का कॉलम होगा, या कांटेक्ट का कॉलम हो तो लिखा होगा एड्रेस या कांटेक्ट, बट क्या एड्रेस है क्या कांटेक्ट, वो चीज हो जाएगी ब्लैंक छोड़ी जाएगी। समझ में आई ना बात कि नहीं आई? तो जो इनबॉक्स बनते हैं या इस तरह के जो भी डायनामिक पेजेस बनते हैं, ठीक है, या जैसे आपकी बैंकिंग की साइट है उसके ऊपर आप अपना ट्रांजेक्शन का पेज देख रहे हो, तो इसमें भी ऐसा ही किया जाता है। पेज, सिंगल पेज बनाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं फॉर्म्स। बात आ रही समझ में? उन फॉर्म्स में जो इन्फॉर्मेशन हर कस्टमर के लिए कॉमन रहनी है वो रखी जाती है, जो इन्फॉर्मेशन कॉमन नहीं रहनी वो आपका ब्लैंक छोड़ी जाती है। समझ में आई बात? फिर हमारी यस एप्लीकेशन सर। क्या करती है? ये जो डेटाबेस होता है, ये डेटाबेस होता है, इसके अंदर यूजर्स का डेटा होता है। इसमें क्या होता है? यूजर्स का डेटा होता है, यूजर्स का या क्लाइंट्स का। अब उस डेटा कुछ भी हो सकता है, पोस्ट हो सकती है, ईमेल हो सकती है, हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो सकती है, ऐसा कुछ भी डेटा होगा। समझ में आई बात? बात आ रही समझ में? तो डेटा कहाँ सेव होगा हमारे? मॉडल के अंदर। डेटा कहाँ सेव होगा हमारा? मॉडल के अंदर। हाँ। मतलब जैसे मान लो मैं बैंकिंग यूज करता हूँ तो मेरे सारे ट्रांजेक्शन मॉडल में होंगे। या मैं ईमेल है तो मेरे सारे ईमेल्स मॉडल में होंगे। या मैं कोई सोशल मीडिया की साइट यूज करता हूँ तो मैं जितने पोस्ट हैं, फ्रेंड्स हैं, या मैंने इमेजेस डाली हैं, वीडियोस डाले हैं, वो सब मॉडल में होंगे। और जो दिखाने वाला जो इनबॉक्स है या जो भी मेरा पोस्ट का जो मेरा पेज है, फ्रंट पेज है, उसका फॉर्म, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो सिंगल फॉर्म होगा। अब वो क्या करेगा? जैसे मान लो मैं लॉग इन करता हूँ, तो मेरे, जैसे मान लो मेरा ईमेल की साइट है, तो मॉडल में से मेरे ईमेल रीड करेगा, टेम्पलेट में आपका मर्ज करेगा और मुझे शो कर देगा। समझ में आई बात?
आप लॉग इन करोगे तो आपकी ईमेल मॉडल में से उठाएगा, टेम्पलेट में मर्ज करेगा, यहाँ शो कर देगा। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन डेटाबेस में सेव करके रखता है। फॉर्म एक ही बनाती है ये सारी चीजें, और डेटाबेस में से डेटा उठाकर फॉर्म के अंदर मर्ज करके क्लाइंट को शो किया जाता है। समझ में आई बात? इस तरीके से डायनामिक एप्लीकेशंस काम करती हैं। किसी को डाउट है कुछ क्या? हेलो? हेलो? नोप सर। कोई डाउट है किसी को क्या? समझ में आया मॉडल मतलब और टेम्पलेट मतलब? सर टेम्पलेट यस बता सर। दीजिए एक बार। टेम्पलेट मैंने ये बताया कि जैसे जो भी पेजेस होते हैं, जैसे इनबॉक्स का पेज है या आपका बैंकिंग की साइट है, ट्रांजैक्शन का पेज है, तो उसके लिए हमारी जो भी हमारी सर्विस प्रोवाइडर होगा, जो भी हमारा ईमेल है या बैंकिंग की साइट है, वो सभी कस्टमर के लिए अलग अलग पेज नहीं बनाती, बल्कि एक ही पेज बनाती है, जिसको अपन बोलते हैं टेम्पलेट। इसको अपन फॉर्म्स की तरह समझ सकते हैं कि फॉर्म्स होता है, राइट? तो उस टेम्पलेट के एक अंदर जो हमारी एप्लीकेशन होगी, जो हमारी एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं, वो क्या करेगी, मॉडल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन सेव करके रखती है। और उसमें होगा ये कि जब मैं लॉग इन कर रहा हूं, तो मॉडल में से मेरा डेटा उठाएगा, टेम्पलेट में मर्ज करके मुझे इंफॉर्मेशन मेरे क्लाइंट पे मुझे रिटर्न कर देगा, तो मुझे मेरा पेज दिखने लग जाएगा। आप लॉग इन करोगे तो आपकी इंफॉर्मेशन मॉडल में से उठाएगा, टेम्पलेट में चिपकाएगा, मर्ज करेगा और आपको शो कर देगा, तो इसलिए आपको आपका पेज दिखने लग जाएगा। अब बात आई, समझ में आई? यस सर। तो इस सर तरीके इसमें से व्यू उसे का जो क्या काम पेज है, रहेगा? वो हर कस्टमर के लिए अलग अलग नहीं बनाने पड़ते। बात आई समझ में कि नहीं आई? यस सर। सर व्यू का क्या काम रहेगा? बता रहा हूं। इतना तो समझ में आया कि आपको कि मॉडल में डेटाबेस डेटा होता है और टेम्पलेट आपके फॉर्म्स होते हैं। ठीक है? तो जो हमारी एप्लीकेशन होती है वो हर क्लाइंट के अकॉर्डिंग उसका डेटा मॉडल में से उठाती है, टेम्पलेट में मर्ज करती है और क्लाइंट की मशीन पे रिटर्न कर देती है। तो इस तरीके से हर क्लाइंट को अपनी अलग अलग सेपरेट इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर आई। आ गई समझ में? आप देखो, आप जो हमारी एप्लीकेशन होती है उसमें खाली एक ही तो पेज होता नहीं है कि इनबॉक्स ही होता हो, और भी दूसरे पेजेस होते नहीं होते, हाँ सर होते हैं। है ना? अब वो पेजेस कैसे चलते हैं, हमारे पास वेबसाइट में एप्लीकेशन में लिंक दिए रहते हैं, हाइपर लिंक्स वगैरह। हम इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो इनबॉक्स वाला पेज खुलेगा, हम कंपोज पे जाएंगे कंपोज वाला खुलेगा, सेंड बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो सेंड वाले मेल दिखाएगा। अलग अलग लिंक्स पे अलग अलग पेज आते नहीं आते? यस सर। आते हैं ना? तो इसका मतलब ये कि हमारे पास फॉर्म्स एक नहीं होगा, बल्कि अलग अलग तरह के फॉर्म्स होंगे। जैसे इनबॉक्स का फॉर्म अलग हो गया, सेंट मेल का अलग हो गया, स्पैम का अलग हो गया। समझ में आ रही बात? बात आ रही समझ में? यस सर। आ रही ना समझ में बात? तो फॉर्म्स अलग अलग होंगे। यस। अब हमें कौन सा फॉर्म और कौन सा डेटा रिटर्न करना है, ये कौन डिसाइड करता है? ये हमारा व्यूज डिसाइड करते हैं। व्यूज में बेसिकली इसमें इसमें पहले यूआरएल्स होते हैं बेसिकली। इसमें यूआरएल्स होते हैं, और यूआरएल्स यानी कि लिंक होता है। यूआरएल मतलब क्या होता है? ये लिंक होता है, ये किसी न किसी व्यू को खोलता है, और व्यू डिसाइड करता है कि भैया किसका डेटा किस पेज में मर्ज करके क्लाइंट को देना है। बात आई समझ में नहीं आई? नो सर। नहीं आई बात समझ में? देखो, जैसे ये मान लो नो। मेरी स्क्रीन तो दिख रही है ना? आप जैसे मान लो, यस सर। मैं यहाँ पर गया, मैं इसमें लॉगिन करके दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे जीमेल में गया, तो अब देखो ये यहाँ पर ये मेरा लिंक खुला है, देख रहे हो आप? mail.google.com खुला है, यस सर। और ये क्या दिख रहा है? मेल दिख रहा है। यस सर। तो ये जो मेल है, ये एक यूआरएल है जिसने मुझे ये पेज रिटर्न किया है, जीमेल ने। समझ में आई बात कि नहीं आई? आप देखना, जैसे मैं यस सेंड सर। वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो एक दूसरा यूआरएल खुलेगा और एक दूसरा पेज आएगा मेरे पास। अब इसमें सेंड में हालांकि यहाँ पर कुछ और देखो, कुछ और करके देखते हैं अपन इसमें। मान लो ये हम कुछ और चलते हैं, हम इसमें चलते हैं, अकाउंट्स में चलते हैं। इनबॉक्स पे चलिए। ये देखो, अब ये यूआरएल आ गया, ये अलग यूआरएल आ गया, इसमें कुछ अलग पेज आ गया नहीं आया? एप्लीकेशन यस वही है सर। हमारी google.com, है ना? अलग अलग यूआरएल पे
अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रही नहीं दे रही? यस सर। हालांकि जैसे ये मान लो इनबॉक्स है, ये इनबॉक्स तो सभी के लिए अलग अलग होगा, ये एक ही फॉर्म है, ये एक ही फॉर्म है। बट अलग अलग तरह के पेजेस होंगे, नहीं होंगे हमारी एप्लीकेशन में? होंगे ना? यस यस सर। सर होंगे। तो वो हमारी एप्लीकेशन के अंदर हम अलग अलग पेजेस बनाएंगे, तो उन अलग अलग पेजेस को कंट्रोल कैसे कर, अब कौन से यूआरएल पे कौन सा पेज खुलना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? ये हमारा व्यूज डिसाइड करते हैं कि किस यूआरएल पे कौन सा पेज खोलना है। ये बैकएंड का कोड होगा जो कि डेटाबेस में से डेटा को निकालेगा और हमारे किसी ना किसी फॉर्म के अंदर मर्ज करके हमें कुछ इंफॉर्मेशन रिटर्न देगा। अब बात आई समझ में? यस सर। पुष्पा, रचना, आप लोग को बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। अभिषेक, दीपक, यस सर। स्नेहा, क्लियर। बात अभी हाँ समझ में सर, इन आ चीजों, रही है। ये तीनों चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। मॉडल व्यू टेम्पलेट का मतलब क्या है? मॉडल मतलब है डेटाबेस जिसमें सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है, चाहे वो आपके मेल्स हों या आप बैंकिंग की आप एप्लीकेशन यूज करते हो तो आपके ट्रांजेक्शन्स हों, या आप कोई सोशल मीडिया की साइट यूज करते हो तो आपके डाले गए पोस्ट हो, मैसेजेस हों, आपके वीडियोस हों, ठीक है, आपके फोटोग्राफ्स हों, वो सब मॉडल में सेव रहते हैं। और जो पेज खुलता है, जैसे मान लो आपने इनबॉक्स खोला, तो इनबॉक्स तो सभी के लिए कॉमन होगा, तो वो एक सिंगल पेज बनाया जाता है। सारे क्लाइंट जितने भी ट्रिलियन क्लियन जितने भी आपके इनफाइनाइट कस्टमर्स होंगे, इन सभी के लिए पेज सिंगल ही होगा। एक ही एचटीएमएल पेज बनेगा, अलग अलग पेज नहीं बनेगा सबके लिए। तो हमारी एप्लीकेशन काम कैसे करती है? मॉडल में से डेटा उठाती है और टेम्पलेट में मर्ज करके हमें रिटर्न करती है। ठीक है। और यूआरएल्स यानी कि ये लिंक्स हैं। यूआरएल्स मतलब क्या है? ये एक तरीके से लिंक्स होते हैं। ये क्या होते हैं? लिंक्स। ठीक है। ये क्या करते हैं? ये किसी किसी न किसी व्यू को खोलते हैं। हर लिंक पे कोई ना कोई आपका व्यू होता है। जैसे आपने यहां पर देखा ना कि आपका इनबॉक्स के अंदर ये वाला व्यू खुल रहा है, ये वाला पेज खुल रहा है। ठीक है। या आपने अकाउंट पे क्लिक किया तो ये एक अलग यूआरएल है, इस पे ये वाला पेज खुल गया। तो इसी तरीके से मतलब ये यूआरएल, ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक तरीका का यूआरएल। ये क्या है आपका? यूआरएल। यूआरएल। तो हर यूआरएल पे कोई ना कोई व्यू रहता है, बैकएंड का कोड रहता है। वो बैकएंड का कोड डेटाबेस में से डेटा उठाता है और आपके टेम्पलेट को आपको रिटर्न कर देता है क्लाइंट मशीन पे। जैसे मान लो अभी ये जो मैं यहाँ पर जीमेल देख रहा हूँ, तो इसने क्या किया? जीमेल ने, जब मैंने इसको खोला, तो इसने क्या किया? ये जो जीमेल का जो पेज देख रहा हूँ, ये पेज तो उसका जीमेल के पास एक ही बनाया होगा उसने। लेकिन इसने क्या किया कि मेरा डेटा इनबॉक्स के यहाँ पर, मेल्स यहाँ पर उसने मर्ज किए और मुझे दिखा दिए। समझ में आई बात? आप लॉग इन करोगे तो ये जो यूआरएल से एक व्यू बैकएंड का कोड चलेगा और आपके डेटा में से आपका डेटा उठाएगा और उस टेम्पलेट में मर्ज, पेज यही का यही खुलेगा बट डेटाबेस में से आपका डेटा उठ के आएगा उस टाइम पर। समझ में आई बात? हाँ सर। है ना? तो इस तरीके से हमारी डायनामिक एप्लीकेशंस काम करती है। इतनी बात समझ में आ गई बात? ठीक है। तो अब हमारा जो जेंगो होगा, अब उस जेंगो के अंदर भी हम कुछ इसी तरीके से काम करेंगे। ठीक है। हमारा यूजर होगा। ठीक है। जेंगो की एप्लीकेशन होगी। जेंगो के अंदर यूआरएल्स होंगे। यूआरएल में व्यू होगा। व्यू के अंदर, ठीक है, व्यू क्या करेगा? मॉडल यानी कि डेटाबेस और टेम्पलेट। तो यहां पर से ये आपका, जैसे कोई यूजर है, कोई भी लिंक हिट करता है तो जेंगो का यूआरएल जब हिट होता है तो ये किसी किसी व्यू को चलाता है। व्यू क्या करता है? कोई मॉडल में से डेटा उठाता है और टेम्पलेट में से टेम्पलेट उठाता है, वापस क्लाइंट को रिटर्न कर देता है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? यस सर। हाँ सर। सर फ्रेमवर्क एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क बस आपका एक तरह का एप्लीकेशन है। मतलब आपका जो कि आपको सारी जो भी रिक्वायर्ड चीजें होती हैं एप्लीकेशन बनाने के लिए, वो आपको प्रोवाइड करता है। यानी कि इसके अंदर आपको डेटाबेस भी मिल जाएगा। फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको डेटाबेस भी मिल जाएगा, आपको कोडिंग की लैंग्वेज भी मिलेगी, आपको डेवलपमेंट के लिए लोकल सर्वर भी मिलेगा। उसको फ्रेमवर्क बोलते हैं। ओके सर। ठीक है।
मतलब फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? फ्रेमवर्क आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। लैंग्वेज भी प्रोवाइड करती है, डेटाबेस भी प्रोवाइड करती है, लोकल सर्वर भी प्रोवाइड करती है। बात आ गई समझ में? यस सर। अच्छा, अब ये इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए तुम लोग को कुछ ये हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़नी है तो याद कर लेना, देख लेना, लेकिन इतनी ज्यादा मैं इन सब चीजों में इंटरेस्ट लेता नहीं हूँ। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा देख लेना ना। ये कुछ इसके फीचर्स पढ़ लेना, लूजली कपल्ड है इसके अंदर। ठीक है, लेस कोडिंग का कोडिंग कम लगती है, डोंट रिपीट योरसेल्फ, यानी कि भाई मतलब रीयूजेबल इसके अंदर टेम्पलेट्स होते हैं, फास्ट डेवलपमेंट फास्ट होता है, क्लीन डिजाइन है। ठीक है, ORM मॉडल का आपको सपोर्ट करता है। ठीक है, मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स में भी काम कर सकते हो, फ्रेमवर्क सपोर्ट है ही। एडमिनिस्ट्रेशन GUI, हाँ इसके अंदर एक और चीज है कि इसके अंदर आप जब कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो हर एप्लीकेशन के अंदर कोई ना कोई आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल भी बनाना पड़ता है, ताकि हम जो आपके सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपके ऑथर हैं वो आपकी साइट को कंट्रोल कर सके, डेटा को मैनेज कर सके। तो उसके लिए आपको जेंगो बना बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल भी देता है। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट तो ही आपका सर्वर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो MVC ये जावा में काम करता है। MVC मॉडल जो होता है ये जावा के लिए होता है, और हमारे पाइथन में जेंगो के लिए होता है MVT, मॉडल व्यू टेम्पलेट। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, टेम्पलेट के अंदर इसके अंदर यहाँ पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती है आपके इसके अंदर, जिसको अपन बोलते हैं DTL, जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज। ठीक है, इजी लैंग्वेज है, बहुत इजी है। ठीक है, ये अभी अपन देखेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, पर आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई यूजर मतलब कोई क्लाइंट है, अब आपका जब भी आप कोई URL लिंक हिट करोगे तो जेंगो में कोई URL चलेगा, तो URL किसी न किसी व्यू को आपको खोलेगा। एक मिनट, और कहाँ पर आ गया? URL किसी न किसी व्यू को खोलेगा, व्यू को चलाएगा। व्यू एक तरह का प्रोग्राम होगा, कोड होगा। व्यू क्या होगा? एक तरह का कोड होगा। वो कोड क्या करेगा? डेटाबेस में से डेटा रीड करेगा और टेम्पलेट से टेम्पलेट उठा के वापस क्लाइंट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्लियर है भाई? अच्छा। आप इसके लिए आपको क्या क्या करना है, प्रीरिक्विजिट्स में आपको क्या 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 चीज चाहिए इसके अंदर? आपको पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए हमें, राइट, और यस माई सर। सीक्वल भी चाहिए इसके अंदर, राइट, और हमें जेंगो इंस्टॉल करना है इसमें। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो पाइथन इंस्टॉल होगा, माई सीक्वल भी आपके पास इंस्टॉल होगा, और माई सीक्वल या कोई दूसरा भी डेटाबेस ले सकते हैं, अभी हम माई सीक्वल का यूज करेंगे। और विजुअल स्टूडियो कोड भी हो गई आपके पास। जेंगो इंस्टॉल करने के लिए आप लिखोगे सिंपल PIP इंस्टॉल जेंगो। ठीक है, और उसका वर्जन चेक आप इस तरीके से कर सकते हो। तो हम चलते हैं इसमें, CMD करके चलते हैं, राइट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं PIP इंस्टॉल इंस्टॉल। जेंगो। ठीक है, अभी मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड मैसेज आएगा। ठीक है, और जिसके भी इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा डाउनलोडिंग, फिर लिखा हुआ आएगा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो आपको जेंगो इस तरीके से इंस्टॉल कर लेना है। जेंगो इंस्टॉल करने के बाद अब आप इसके अंदर देखो, कोई भी एप्लीकेशन जब बनती है तो उसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जेंगो के अंदर प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप क्या करोगे? आप लिखोगे जेंगो-एडमिन, ये बिना किसी गैप के आएगा, जेंगो-एडमिन, सिंगल वर्ड है। फिर लिखोगे आप स्टार्ट प्रोजेक्ट। क्या लिखोगे आप? स्टार्ट प्रोजेक्ट। फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम दोगे, राइट। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या करेगा? जो आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया, ध्यान से देख लेना, समझ लेना इसको अच्छी तरीके से। ये क्या करेगा? आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में एक माय प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बना देगा। जब आप इसमें जाओगे तो इसके अंदर आप जब आप जाओगे माय प्रोजेक्ट करके, तो इसके अंदर आपको ये सब चीजें मिलने वाली है। माय प्रोजेक्ट का एक मेन फोल्डर मिलेगा, और मेन फोल्डर के अंदर आपको माय प्रोजेक्ट का एक सब फोल्डर भी मिलेगा। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है?
हेलो। यस सर। माय प्रोजेक्ट का फोल्डर, उसके अंदर एक सब फोल्डर, फिर उस सब फोल्डर में ये चार पांच फाइलें मिलेंगी, जिसमें हमारे काम की, फिलहाल हम आप धीरे धीरे समझेंगे इनको। सबसे मेन काम की अभी हमारे पास यूआरएल्स होगी, ठीक है, urls.py। और इसके अंदर एक मेन फाइल मिलेगी manage.py। ये आपका manage.py भी आपके प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए होता है, मैनेज करने के लिए होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बाकी चीज अपन बाद में समझेंगे, अभी इसको थोड़ा ध्यान मत दो वरना कंफ्यूज होते रह जाओगे। अभी बस इतना समझो कि माय प्रोजेक्ट है, माय प्रोजेक्ट में एक और माय प्रोजेक्ट होगा, उसके अंदर ये चार फाइलें होंगी, और आपको एक manage.py फाइल मिलेगी मेन फोल्डर में। मेन फोल्डर में दो चीजें होंगी, माय प्रोजेक्ट और manage.py। और माय प्रोजेक्ट जो सब फोल्डर, उसमें ये चार फाइलें होंगी, पांच फाइलें। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पर है हम, ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी वर्किंग फोल्डर में जाकर इसका स्टार्ट कर सकते हैं काम। तो मैं चलता हूँ इसके अंदर, माय प्रोजेक्ट्स में, हाँ चलो माय प्रोजेक्ट्स में ही चलता हूँ। और यहाँ पर टाइम कम बचा है, 5 1 मिनट बचा है कि, ठीक है, मैं अभी इसको सिर्फ क्रिएट करना बता रहा हूँ, राइट, और रन करना बताऊंगा, खाली ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो CMD करके मैं इसमें गया, अरे यार गलत हो गया। CMD, ये आ गया माय प्रोजेक्ट। अब मैं लिखूंगा, क्या लिखना है मुझे, जेंगो हाइफन एडमिन, जेंगो हाइफन एडमिन, ये बिना किसी गैप के आएगा, स्टार्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसका नाम दिया प्रोजेक्ट 1। ठीक है, जेंगो की स्पेलिंग गड़बड़ है, जेंगो। ठीक है, यस मैं सर, एंटर हिट जीरो करता हूँ। लगी बात। तो ये देखो मेरा प्रोजेक्ट बन गया। मैं चाहूँ तो इसको यहीं कहीं DIR करके देख सकता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर बन गया, ठीक है। और यही चीज मैं यहाँ पर भी देख सकता हूँ, ये बन गया मेरा प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जाऊंगा डबल क्लिक करके, तो ये देखो एक सब फोल्डर मिल रहा है, और ये manage.py फाइल मिल रही है। जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पर, कि आपको मेन प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट के सेम नेम से सब सब प्रोजेक्ट सब फोल्डर मिलेगा, और manage.py फाइल। तो जिस नाम का मेरा प्रोजेक्ट है उसी नाम से सब प्रोजेक्ट, और ये आपका सब फोल्डर, इसके अंदर जाओगे तो ये पांच फाइलें मिलेंगी। ठीक है भाई, अब इसको रन कैसे करना है, हम इस मेन फोल्डर को VS कोड में ओपन करेंगे, ध्यान रहे, सब फोल्डर को नहीं, मेन फोल्डर को राइट क्लिक करके आप इसको यहाँ VS कोड में स्टार्ट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ठीक है, और फिलहाल अभी आप इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर टर्मिनल स्टार्ट करो एक, और यहां पर लिखोगे आप पाइथन manage.py रन सर्वर। तो ये क्या करेगा, एक लोकल सर्वर क्रिएट करेगा, यहाँ पर ये आपकी इस एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाएगा। अभी ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर पेज आएगा, एक डिफॉल्ट पेज आपको शो करेगा, और उसके अंदर आपको ये, ठीक है, रन करके दिखाएगा। फिर हम बाद में उसको हम देखेंगे, हम अपनी एप्लीकेशन आगे इसमें कैसे बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी सिर्फ आपको इतना करके देखना है, इसको इंस्टॉल करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है, और उसको रन करके देखना है। ठीक है, देख रहे हो ये आपका इस फोल्डर पे आपका ओपन हो गया है। इसको आप यहाँ से क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो, ये कंट्रोल होल्ड करोगे, कंट्रोल की कीबोर्ड से इस पे क्लिक कर दोगे आप। तो ये आपका यहाँ पर ये जेंगो का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो ये इसका डिफॉल्ट पेज है, जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो, इसको हम सब चेंज कर सकते हैं। इसको हम बाद में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हमें कैसे चेंज करना है ये सब चीजें। यहाँ तक की बात समझ में आई? किसी को डाउट है यस कुछ सर। क्या? आज आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत ही कम चीज बताई है, सिर्फ आपको क्या करना है, जेंगो इंस्टॉल करना है, और इस कमांड की मदद से प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और फिर उसको VS कोड में ओपन करके आपको रन करना है। रन करने के लिए क्या कमांड बताई मैंने आपको, पाइथन manage.py रन सर्वर। तो ये कमांड आपको चलानी है। ठीक है भाई, और स्टॉप करने के लिए कंट्रोल C करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट में अभी आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ।
ग्रुप पे, ठीक है। सर। तो आज सिर्फ इतनी ही सर प्रैक्टिस जावा करनी है क्लास खाली। बात आ गई समझ में? सर जावा। यस सर। कुछ नहीं, बस सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, Django इंस्टॉल करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, रन करके देखना है। और स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ता है, कंट्रोल C। ये अपन ने रन किया, कंट्रोल। और उसको इस ये जो URL दिखा रहा है HTTP 127, इसको आप चाहो तो डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हो, चाहो तो यहीं कंट्रोल से क्लिक करो, कंट्रोल होल्ड करके कीबोर्ड से क्लिक करोगे, ये ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट बन के सक्सेसफुली तैयार हो चुका है, रन हो गया है। अब इसके अंदर अपन आगे पेजेस बनाना देखेंगे कि कैसे पेजेस बनाते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ठीक है भाई, कोई सर डाउट है किसी जावा को कुछ? लगेगी। सर स्टॉप जावा करने के लिए क्लास आप, लगेगी। हाँ, जावा जावा की क्लास। क्लास। यस सर। जावा क्लास अभी मुश्किल लग रही है मुझे आज, या तो लेट नाइट लूंगा फिर मैं 10:30 बजे के बाद। रहने दीजिए सर फिर। जी लेट सर नाइट आज। कर लेना, क्या दिक्कत है? सर सुबह भी उठना पड़ता है। तो वही मेरी सुबह तो रूटीन है। चलो, अच्छा अपन देखते हैं, मैं मैसेज डालता हूँ अभी कुछ ना कुछ है। ठीक है। ओके ओके सर। सर। तो कोई डाउट तो नहीं किसी को, गर्ल्स में से किसी को कोई डाउट है क्या? सर आज नो की वीडियो सर। सर चैनल पे डाल देना आपके। यार गर्ल्स तो कुछ बोलती ही नहीं है यार, आवाज ही सो नहीं गए आती। लगते हैं। सागर, म्यूट में से सागर। हूँ। सर मैं गर्ल्स में नहीं आता था। सर आप गर्ल्स। पूछ रहा हूँ यार रेंडमली उससे यार भाई। सागर हो लाइन पे? हाँ हाँ सर मैं हूँ। मैं पूरी क्लास अटेंड करी सर। तो यार मैं अभी मैसेज डालता हूँ, तो मुझे असल में एक काम है जरा। या तो अपन कहो तो तैयार हो, या तो 10 बजे के बाद ले लूंगा क्लास में। ओके सर।